बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर 11 मई साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज जुनैद तारिक का है। कहते हैं दादाजी ये बताइएगा कि जिस तरह इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल किया है, उनके लिए हमदर्दियाँ बढ़ नहीं गई? देखिए, मेरा आप इसे तासुब कह लें या जो भी मर्ज़ी कह लें, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं समझता। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इमरान खान साहब, अगर आप मतलब इस तरह के मुज़ाहरात पे जाते हैं तो क्या मस्जिद नबवी के अंदर जो उन्होंने हरकत फरमाई है, उसके बाद उनके बारे में अगर किसी के ज़हन में कोई हमदर्दी का गोशा था, वो ख़त्म नहीं हो गया? हाँ, ये दूसरा रुख है, फ्लिप कॉइन। ये उसका मैं दूसरा फ्लिप ऑफ द कॉइन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे वैसे वैसे वो बेनकाब होते जाएंगे। अब वैसा भी नहीं है कि पहले तो उनके शान अक़दस में कोई गुस्ताखी हो जाए तो डाले आ जाते थे ना जी। तो डालों का भी उन्हें सहूलत हासिल नहीं रही, तो भाईजान वो बड़ी जल्दी बेनकाब होंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। और हो रहे हैं, ठीक है ना जी। हाँ, खप डालने से देखिए, ये जो मस्जिद नबी वाला वाक़या है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। तो खप डालने से वो पस मंज़र में नहीं जा रहा और नहीं जाने दे रहे। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे तबकात हैं जो इसको पस मंज़र में नहीं जाने देंगे। ज़ाहिर है दुख हुआ है, रंज हुआ है बहुत ज़्यादा। और इसलिए मेरा नहीं ख्याल। जी। नेक्स्ट मैसेज है रजास वीर सिंह का। अच्छा, हमसाया जी जी। अच्छा, इमरान खान के दोबारा हुकूमत में आने की कोई संभावना यानी इम्कान, पॉसिबिलिटी है? देखें, इन इलेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी एक दफ़ा इक़्तिदार से निकाला जाता है, भले वो जितना भी फेवरेट उस वक्त चल रहा हो, वो अगले इलेक्शन में वापस नहीं आ पाता। तो इन इलेक्शन में तो नहीं है। हाँ, अगले इलेक्शन में हो सकता है उनका कोई हो, अगर उस वक्त तक उनके कवा मजबूत रहे और वो हयात रहे, और अल्लाह करे वो रहे, तो तब हो सकता है जी, कि अगर कोई तनासुब रह गया तो चीज़ों में। जी। नेक्स्ट मैसेज है उमर जमान का। सलाम दुआ के बाद कहते हैं आपके प्रोग्राम को देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की कामयाबी भी मिली। पूछना ये चाहता हूँ कि कैपिटल गेन या लॉस के बारे में, इसको टैक्स रिटर्न में कैसे ट्रीट करना है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टैक्स तो आपका ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है एट सोर्स। ब्रोकर आपको उसका सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि इतना इसका टैक्स कटा है इस साल में। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। और ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट सबसे हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है और हाईली टैक्स्ड सेक्टर है वैसे, बाय द वे। और इसका कोई टैक्स चोरी भी नहीं कर सकता जी। तो तारा साथ ही लगाई हुई हैं सिस्टम के FBI वालों ने। बिल्कुल सही। नेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़े। हाँ, या इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ताहा फारूकी कहते हैं कि अगरचे ये मईशत का प्रोग्राम है, मगर एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के यूट्यूबर्स मुशर्रफ साहब को तो हमेशा सर पर उठा कर रखते हैं, लेकिन कियानी साहब के मुतालिक बुरा कहते हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि कियानी साहब ने बंद कर दिया था ना वो सिलसिला। और अब आप देखिएगा कि मौजूदा साहब के बारे में भी यही कहा करेंगे और कह रहे हैं। जो भी इनकी सप्लाई लाइन के ऊपर पाँव रखेगा आके, मतलब यार देखें ना, अब लाखों की दिहाड़ी लगी हुई है, मतलब कि हकीकत TV वाले की, तो बुरा तो लगेगा ना उसको भाई। जी। क्या ख्याल है? लाखों भी नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है वो करोड़ों में जाता होगा। तो बुरा तो उसको लगेगा महीने के, तो बुरा तो उसको लगेगा ना, कोई उसके रिज़्क़ के ऊपर लात मारेगा तो। और इस तरह के बड़े मॉन्स्टर्स पाले हैं इन्होंने, जो अब इस मुल्क के अवाम को गालियाँ बकेंगे, इस मुल्क को तोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि उनका जो छोटा सा मफाद है, छोटा सा ही होता है ना यार। खरबों डॉलर की इकॉनमी में अगर किसी का करोड़ों का लगा हुआ है, मुफ्ता लगा हुआ है,
तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ा मफाद है ना। जी। साकिब सलीम कहते हैं, दादाजी पहले तो मैंने इस एंगल से सोचा नहीं, लेकिन आपका प्रोग्राम और आपका व्लॉग देखने के बाद मईशत के हवाले से मैंने सोचा तो मंजरनामा तो बहुत भयानक है। हाँ, और मैं बहुत शिवर भी कर रहा हूँ। बहुत भयानक है। कहते हैं मुझे पहले मैंने इसका एहसास नहीं हुआ। कल और परसों के 2 प्रोग्राम आपकी खिदमत में जो अर्ज किए हैं उनको आप मुलाहिजा कर लें। डिसीजन मेकिंग हो सकता है इस दौरान डिसीजन मेकिंग हो गई हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग का ना होना जो है, जी, डिसीजन मेकिंग का ना होना जो है वो बड़ा वो है, मसला है। दादाजी ने उसको मसला करार दिया है। अच्छा, ताहा ने एक सवाल और पूछा कि दादाजी ये बताइए, मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का जीडीपी का साइज 500 से 600 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मजीद ये भी बता दें कि पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से हमारा जीडीपी कितना होना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो जाए यार होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जीडीपी किसी बुनियाद के ऊपर बढ़ेगा ना। हुकूमत ने कहा कि जनाब रियल स्टेट को भी इसमें शामिल कर लें, तो उसने जीडीपी जनाब 300 और 350 अरब डॉलर कर मारी। लेकिन एक्चुअली तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना भाई। जी, तो वो आप निकालें तो तकरीबन 250 अरब डॉलर रह जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम इतनी बड़ी आबादी हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर या रियल एस्टेट के ऊपर ज़िंदा नहीं रह सकते। सादा सी बात है। जी। अवैस कहते हैं, दादाजी जिस तरह इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी ने इस माशरे को तकसीम किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों और इवन करीबी रिश्तेदारों में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर और तनकीद का सामना करना पड़ता है। मैं बुनियादी तौर पर तारीख के गलत समत में नहीं खड़ा होना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा हूँ। ये भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ था भाई, अगर आपको पता हो। सुना जाले भी ऐसे ही बड़े अग्रेसिव थे। जाले भी यूथिये थे अपने ज़माने के, या यूथिये इस वक्त के जाले हैं, उस वक्त के जाले हैं, ठीक है। तो वो भी उसी इंतहा पसंदी में थे। जालों का ये ख्याल था कि ये फैक्ट्रियों वालों से फैक्ट्रियां छीन लेनी चाहिए, इनको लटका देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। वो दौर वापस लाने की कोशिश की उन्होंने 4 साल के अंदर, जो और अभी भी केपीके के रिसोर्सेज सारे पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो होते हैं ऐसे, परेशान नहीं होना उस पर। एक आध नस्ल लग जाया करती है फिर इस तरह के जरासीम को मरने में। फिर भी वो जो 99.9% जरासीम से भी एक बच जाता ना जो वो रहता है। तो उन्हीं की पीपल्स पार्टी रह गई है पंजाब में। दादी तभी 5वीं पुश्त की कोई जंग थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पुश्त की कोई जंग थी? नहीं, तब इतनी मल्टी डायमेंशनल नहीं थी, इसलिए ये जरासीम जो थे ये काफ़ी हद तक महदूद रहे थे। यानी तब राइट और लेफ्ट विंग होता था ना? हाँ, ठीक है। तब और था डायनामिक्स, लेकिन हुआ यही था, एंड नतीजा यही निकला था, तकसीम। रियासत अली कहते हैं, दादाजी कोई ऐसा दौर, इरा, दौरानिया, पीरियड है पाकिस्तान की मईशत का जिसको हम गोल्डन कह सकें या समझते हो आप? देखिए, इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो थी वो ज़ियाउल हक के दौर में आई थी, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब जो उस वक्त डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका से, और ज़ियाउल हक साहब ने ये शुगर मिलों वाली सारी और सीमेंट वाली सारी इंडस्ट्री लगवाई थी प्राइवेट सेक्टर में, और सब्सिडाइज करके लगवाई थी बाकायदा, ठीक है। और दूसरा जो उस सारी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया था नवाज शरीफ ने आके अपने पहले इक़्तिदार के अंदर। तो अगर आप कहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सही ट्रैक पे डालने के हवाले से कोई गोल्डन ईरा है, तो वो मैं उसे 90 से 93 तक का जो नवाज शरीफ का एरा था वो समझता हूँ। आज की इकॉनमी को मैनेज करने वाली तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो उस 3 साल दौर के अंदर बनी थी। सरताज अजीज़ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ साहब उनके पीछे खड़े हुए थे, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे, जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए, प्राइवेट बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, स्टेट बैंक का जो किरदार बढ़ा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपका भला करे। और बाय द वे उन पॉलिसीज़ की नकल की थी नरसिम्हा राव ने इंडिया के अंदर, और वो जो उनका बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, क्या मनमोहन सिंह साहब उसके क्राफ्ट मैन थे, मेरा ख्याल है उस वक्त वो इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। हाँ,
तो वो फिर बेनज़ीर साहबा ने 3 साल बाद ही रिवर्स कर मारे ऐसे, तो उसके बाद फिर वो हम उन पॉलिसी से अलग हो गए, तो वो चलते रहे इंडियंस चलते और वहाँ मैशत की और बुनियाद मजबूत है। 90s के अंदर उन्होंने सोना बेच के अपना डिफ़ॉल्ट बचाया था, और अब वो सोना दोबारा पाइल अप कर रहे हैं अपने रिजर्व के अंदर। पहले 20 साल बाद 30 साल बाद ही उन्होंने शुरू किया, 25 साल बाद ही शुरू किया, लेकिन अब वो देख लें उनकी मैशत कहाँ है। उनका ज़र मुबादला के ज़खायर जो है $650 अरब से भी ज़्यादा हैं। आपके जो हैं वो $1 अरब हैं। नहीं, $1 अरब नहीं, $10 अरब। यार बाकी तो मांगे तांगे के हैं यार फिर क्या हुआ? चले $10 अरब है उनके, 600 650 बल्कि मेरे ख्याल 700 भी टॉप गए। 630 आखिरी अपडेट थी जो मार्च क्लोजिंग देखी है, उसके बाद मैंने डाटा नहीं इंडिया का चेक किया, तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है दादाजी रिजर्व उनके? हमारे मुकाबले में ज़्यादा है, ज़्यादा है, लेकिन वो अपने वो उनको, मगर अगर 1.5 का भी फार्मूला रखा जाए तो हमारे $50 अरब होने चाहिए, लेकिन वो अपने आप को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, तो चाइना के मुकाबले में बहुत कम है जी। इसरार आलम कहते हैं आपके प्रोग्राम का जो इंट्रो है उस पर से हम इमरान खान की तस्वीर हटा क्यों नहीं देते? मेरा प्रोड्यूसर नहीं मानता। नहीं, वो हमारा जो प्रोड्यूसर है वो यूथिया है ना, और वो वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, कहता सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले उसको पहले दिन ही कहा था, उसने वादा किया था कि हटा दूंगा, लेकिन देख लें अभी तक नहीं हटाई। जी। यासिर मुगल पूछते हैं एंग्रो पॉलीमर के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? एंग्रो पॉलीमर अच्छा शेर है यार, पता नहीं उसकी बाइंग के दिन हैं कि नहीं। एक जवाब इसका ये है यासिर साहब, वो 55 से उठ के 85 का हो गया। तो अच्छा, ऐसा बात याद है। हाँ, एक को भी लॉटे केमिकल याद है, वो भी डबल हुआ है पिछले दिनों। 14-15 रुपए यार ये जो मार्केट गिरी है ना परसों, ये खरीदने का दिन था जी, लेकिन अब आप हमारा ये बुध वाला प्रोग्राम सुन के ना, तो अब आप जुमेरात को जब जाके टक्करे मारेंगे ना मार्केट के अंदर, तो उस वक्त नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है ना आपको उस दिन उस लम्हे जी, आप उसको अवेल कर गए ठीक है, नहीं कर गए फिर भी ठीक। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इस मौजू पे बात हुई। मोहम्मद शबीर कहते हैं अभी भी मीडिया पे कुछ लोग इमरान खान की जो सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं, इनका कोई हल नहीं है। असल में ये चाह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने लड़ाई झगड़ा और सबको उठवाया था, ये हुकूमत भी उठवा दे। मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि अभी भी इमरान खान की सपोर्ट मीडिया पे बबंगे दोहल हो रही है। हाँ, मीडिया पे तो नहीं हो रही। मैं उन लोगों का हामी नहीं हूँ कि वो उनको बंद किया जाए। उसकी वजह यह है कि आप उनको दिखाएंगे तो उनकी कमज़ोरियाँ जो थी वो बेनकाब होंगी ना। पहले तो उनकी कमज़ोरियों की निशानदेही करना गुनाह कबीरा था ना जी। अब आप दिखाएं और उसके बाद उनकी गलतियों के ऊपर पूरा फिर दिन लगाएं, क्या देखो है कि बोंगी मारन डे। ठीक है, सिराजुद्दौला बताएं ना कि कौन था। ठीक है, सिराजुद्दौला का वो जो मीर जाफर है वो सिपा सलार नहीं था, वो सिराजुद्दौला का एक कोर कमांडर था और 3 कोर कमांडर और भी थे उसके, और सिपा सलार वो खुद था। ये बताएं ना कौम को खोल के। ठीक है ना, अगर वो गद्दारी का फतवा बेचता है या वो किसी को गद्दार कहता है तो आप तारीख को तो सीधा करके बता सकते हैं ना। और बाय द वे सिराजुद्दौला साहब जो थे उनको उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक तवाइफ थी खातून, उसने पकड़वाया था अंग्रेजों के हाथों। कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। उनकी गोगी ने पकड़वाया था उनको। भाई ऐसा आ जाओ फिर। ठीक है, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी जान बख्शी। वो अंग्रेज़ों से जान की भीख मांगते रहे थे सिराजुद्दौला साहब, और अंग्रेज़ों ने उसको माफ़ नहीं किया था। फिर तारीख पूरी खोल के रख देना। ये है, मतलब बंद करना हल नहीं होता, काउंटर नरेटिव देना होता। वो वीपीएन लगा के बाहर से ऑपरेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे आप? आप हकीकत पूरी खोल के बताएं ना। वो जाली आदमी है, वो जाली एक तारीख सुना रहा है, आप असल तारीख सुना दें। मजा आया जी। एक और प्रॉब्लम भी चल रहा है दादी, आप पूरा सिराजुद्दौला की तारीख निकाल के बता देना कि पाए ना वो सिपा सलार तो नहीं सी, तो कोर कमांडर सी, और मुतालिया पाकिस्तान में आपने उसको हीरो बना दिया। ठीक है। असल में पाकिस्तानी का ये अलमिया है, वो 1947 से पहले की तारीख के साथ खुद को कनेक्ट ही नहीं करता, कनेक्ट नहीं कर पाता।
ये उसका बड़ा मसला है, जबकि इंडियन में ये प्रॉब्लम नहीं है। और 1857 से पहले वो मजलूम बना होता है। पंजाब का खास तौर पे बंदा जो है वो सिख राज को लेके तो मजलूम बना फिरता है। और उससे पहले वो हुक्मरान है सीधा। और सिख राज के अंदर जितने भी वीआईपीज थे उस वक्त, उसके जो वुज़रा थे, वो आज पाकिस्तान, उनकी औलादें मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरानों में शामिल हैं। अशराफिया, यस, तबका अशराफिया में शामिल है यार। ये अजीब कड़वा सोच है दादाजी। ठीक है, ये पढ़ते ही नहीं है यार तारीख। ये हमारे दफ्तर के 100 मीटर दूर बैठी हुई हो। तबका है उस वक्त का तबका अशराफिया, मतलब कि जिनकी नानी अम्मा जो थी वो यके अज हो जाते रंजीत सिंह थी। बस अगले मैसेज पे मैं जा रहा हूँ, यही रुक जाए क्योंकि मुझे पता है इससे आगे टर्न बड़ा खतरनाक है। और आपको शायद ये बात याद, तारीख में किसी ने बताई हो, एक दिन के लिए रंजीत सिंह साहब मुसलमान भी हुए थे, क्योंकि उस सैयदजादी ने टर्म रखी थी कि तू मुसलमान होगा तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। तारीख बहुत जालिम है यार, तारीख बहुत जालिम। और आज वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ीन में और अमीर तरीन तबकात में, भाई अमीर उन्होंने ही होना था ना, पैसे उन्हीं के पास ही होने थे ना। वो कहते हैं हमारे साथ बाइज्जत ही कोई नहीं है भाई, हमारे उनसे बड़ा बाइज्जत ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ। भाई हमारे बुजुर्ग जो थे वो तो बंदूकें उठा के तो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे ना, या फिर फांसियां झूल रहे थे रावी के किनारे। उमरा और शुरफा तो वो थे उस वक्त के भी और आज के भी। डन। नेक्स्ट मैसेज, अब्दुल्ला बिन सलाहुद्दीन अवान, एक ही आदमी का नाम है। अच्छा, पीटीआई के 10 डैम बनाने की सर्जरी तो फरमा दें। अच्छा 350 से बाहर यार 10, मैं नाम पढ़ देता हूँ। पहले ये बताएं 350 से 10 पे आ गई बात। हाँ यार 350 तो 10 पे आ गई। चले 10 पढ़ते हैं। मर्दान खेल डैम किरक है, करक। एक मिनट है भाई, बात ये है कि मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। डीजी खान अगर आप गए हों तो वहाँ पे रोदकोइयाँ होती हैं। रोदकोइयाँ वो मतलब कि दरियाओं को कहा जाता है या नालों को कहा जाता है कि जिनमें एक ख़ास मौसम में, ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं तो उनमें फ्लैश फ्लड आता है। ये रोदकोइयाँ जो हैं ये डीजी खान से शुरू होकर पूरे बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ जो है वो हमने अपनी बदअमालियों के बायस लकड़ियाँ काट काट के हमारे जाहिल लोगों ने उनको मेरे सर जैसा काट दिया, ठीक है। लिहाजा जब बारिश पड़ती है तो सीधी फ्लैश फ्लड होकर नीचे को गिरती है। तो उन रोदकोइयों को रोकने के लिए ये सदियों से रिवाज आ रहा है। जब वहाँ के लोगों के पास बैल होते थे तो वो उनके ज़रिए हल चला के तो छोटे छोटे रोक डैम बनाया करते थे, ठीक है। फिर लोग अमीर हो गए, फिर उन्होंने ट्रैक्टरों से वो बनाने शुरू कर दिए, वरना उनकी सारी फसलें, घर, सब कुछ वो बहा के ले जाते थे, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर ट्रॉलीज आ गई, ठीक है। तो उन्होंने उससे काम लेना शुरू कर दिया। फिर जब और मज़ीद खुशहाली आई, फसलों के अच्छे रेट लगे, तो किसान ने उसको सीमेंट की दीवारों के साथ बदल दिया। तो ये और उनमें से बहुत सारी दीवारें ऐसी होती हैं वो जो हर साल गिर भी जाती हैं, उनको फिर किसान दोबारा भी तामीर कर देते हैं और कलेक्टिवली करते हैं, मतलब पैसे कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि वो पानी जो एक तो रुकता है तो एक तो उनकी मौजूदा फसल बच जाती है, दूसरा अगली फसल के लिए वो पानी भी स्टोर कर लेते हैं उसके अंदर से। तो ये रोदकोइयों वाले वो हैं सिलसिले, आप समझ गए आप मेरी बात। और ये हर साल बनते हैं। कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, बस इसी तरह का मामला है। बस जब ये हुकूमत आई थी, आखिरी बात जी 2017-18 का हमारा प्रोग्राम इस बात के गवाह है, हमने उस वक्त वहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट की निशानदेही की थी कि जहाँ से 30 से लेके और 80 मेगावाट तक बिजली भी बन सकती है। सिर्फ झीलें बनी हुई, पूरी झील बनी हुई है नेचुरली। उस झील का जो आउटफ्लो है उस पे सिर्फ आपने दरवाजा टरबाइन लगानी है, टरबाइन फिट करनी है, रन ऑफ द रिवर जैसे कहते हैं। हाँ, नहीं रन ऑफ द रिवर नहीं, ये बाकायदा बिजली घर थे और 30 मेगावाट का बिजली घर था। अब उस 30 मेगावाट के बिजली घर के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही थी कि किन्ने बनवाना है। एक ये साहब थे, ठीक है, और दूसरे वहाँ के एक मिनिस्टर साहब थे और तीसरे वहाँ के एक MNA साहब थे। तीनों लड़ते लड़ते हो गए ढेर, ठीक है, तीनों ढेर हो गए। और वो
4 साल के अंदर उसका कोई फैसला ही नहीं हो पड़ा, उस पर काम ही नहीं हो पाया उनके अंदर। हर साइट के ऊपर एक से ज़ायद पार्टियों की नज़र थी, और हर साइट के ऊपर जो पार्टियां नज़र रख के बैठी थी उनमें से एक ये वाले साहब शामिल थे उसके अंदर। और 30 मेगावाट बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, नस्लों की रोटियां हैं भाई। पानी आ रहा है, बिजली बन रही है, बिल आप ले रहे हैं, ना पानी रुकना है ना बिजली रुकनी है। और उसके बाद वो जो पानी है वो जाके आगे दरिया अबासीन में गिर जाता है, जिसको आप दरिया सिंध कहते हैं आजकल। डन, बस डन जी, डन। तो इसलिए ये जो इनकी बातें हैं ना, जो डैम है, डैम आपको बताएगा वावडा के ये डैम बना है। अभी पिछले दिनों वो इफ्तिताह हुआ है ना करोड़ का, 1 करोड़ के पहले यूनिट का। तो आलमी खबरें चली हैं, 150 मेगावाट का वो कैपेसिटी है उसकी। मेरे ख्याल वैसे वो टोटल तो बड़ा है, लेकिन एक यूनिट की उसकी 120 या 130 मेगावाट की कैपेसिटी का वो चला है। ठीक है, पानी से डैम बनाएगा, पानी से बिजली बनाएगा। मेरा ख्याल वो भी रन ऑफ द रिवर है। करोट पंजाब के अंदर आता है, पिंडी डिवीजन के अंदर। ठीक हो गया। और ये सीपैक के तहत बन रहा है, कोरियन कंपनी बना रही है। बल्कि जब हम गए थे ना उधर, अगर आपको याद हो, स्कर्दू नहीं, हाँ स्कर्दू, गिलगित स्कर्दू गए थे ना, तो वापसी पे हमने अपना उसको टच किया था मुजफ्फराबाद को। तो एक बहुत एक्सट्रीम हाइट पे नीचे आपको मैंने दिखाया था डैम जी, है ना। तस्वीरें बनाना मना है यहाँ पे, बनाना मना नहीं। वो हम बहुत एक्सट्रीम से, जब वो हबीबुल्ला वाली साइड से, गड़ी हबीबुल्ला वाली साइड से वहाँ से गए थे, तो नीचे वो नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने आपको अर्ज़ किया था कि ये वो करोट वाला प्रोजेक्ट है, मुझे याद पड़ता है अगर वही है तो। ठीक है, तो ये सर मतलब कि, और फिर दूसरी बात है कि डैम जो होता है ना, वो किसी एक हुकूमत के दौर में नहीं बनता, ये बात ज़हन में रख ले। क्योंकि हमारी हुकूमतें रहती 3-4 साल हैं, तो कोई एक हुकूमत इसको नहीं मुकम्मल कर सकती। इसीलिए हमारी सियासी हुकूमतें जो हैं वो जाती हैं फॉसल फ्यूल से बिजली बनाने में। टेक्निकली मैं आपको बात कर रहा हूँ ताकि आपका थॉट प्रोसेस पूरा हो सके। एक हुकूमत अपने दौर में कोई भी पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर सकती, क्योंकि वो 10 साल का होता है, क्योंकि वो उससे टाइम बहुत लग जाता है, उसकी फिजिबिलिटी, उसका फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसकी एग्जीक्यूशन। लेकिन हमारे तरबेला के अंदर जब हमने सुरंगें बनाई थी, तो साड़ियाँ 2 सुरंगा आपस में रल गई। ठीक है, हमारे तरबेला की 2 सुरंगें आपस में रल गई थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर हमने बाहर से एक गोताखोर मंगवाया जो अंदर घुसा, तो वो सुरंग नंबर 2 में घुसा और आगे से निकला सुरंग नंबर 4 में से। गया क्यों है, वो पता चला कि सुरंग है। उस पे वो जो तरबेला बनाने वाली पार्टी थी वो दौड़ गई, वो जो कंपनी थी। बात की वजाहत पूरी करनी है, चूंकि मार्शल्लाह में टाइम 10 साल प्लस माइनस का होता है, इसलिए डैम बन जाते हैं और इसलिए क्रेडिट जाता है उनको। नहीं, लेकिन तरबेला का जो था वो भी तो अपना अयूब दौर में शुरू हुआ और भुट्टो साहब ने उसके इफ्तिताह किए थे। तो वो ना पार्टी भाग गई, जो कंपनी बना रही थी गैर मुल्की यूरोपियन थी, मेरा ख्याल इटालियन कंपनी थी शायद, या ब्रिटिश कंपनी। बात बहुत लंबी हो रही है, जल्दी करें। बस आखिरी बात है, बच्चों को तारीख बतानी चाहिए। वो पार्टी भाग गई। जब वो भाग गई तो फिर पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने, हमारे शेरों ने जो था, वो अपनी जान हथेली पे रख के तो उसको मुकम्मल किया था। और वो तरबेला आज भी चल रहा है। आपको फ़ख्र होना चाहिए अपने लोगों के ऊपर। वो ना सिर्फ कि वो सुरंगें उन्होंने प्रॉपरली रिकन्स्ट्रक्ट की और उन्हीं की ड्राइंग्स लेके की होंगी, लेकिन ज़ाहिर है अब उसने पता नहीं क्या 2 नंबरी अंदर कर दी थी, जिसके नतीजे में अंदर पहाड़ी के विचों पहाड़ी के अंदर से पानी लेके आने वाली सुरंगें ही आपस में मिक्स हो गई। लेकिन वो फिर वावडा को सलूट करना चाहिए, क्योंकि वावडा के ऊपर जो है वो हम एक जर्नैल मुसल्लत कर देते हैं, जाहिल, और वो जाहिल आके हमारे वावडा के इंजीनियर्स को ह्यूमिलिएट करता है, इस्तीफा ले लेना चाचों ने, उनकी बेइज्जती करता है। मैंने जनरल जुल्फ़कार को चीफ इंजीनियर वावडा की बेइज्जती करते हुए देखा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे गुस्सा है
ये आज से कोई 22-23 साल पहले की बात है। मुझे बड़ा शदीद गुस्सा आया था यार कि ये शख्स जो है एक इतने पढ़े लिखे आदमी को इस घटिया तरीके से मुखातब कर रहा है। ये जितनी मर्जी तबलीगें करता फिरे, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत है। वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, बाहर से पढ़ के आया, इंजीनियरिंग की उसके साथ पास PhD की डिग्री है, अथॉरिटी है दुनिया में इस वक्त ये जो हाइड्रो जो है उसके अंदर और हाइडल के अंदर। और ये बंदा जिसकी सिंपल क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद ये भर्ती हो ISSB क्वालिफाई कर गया था, ये उससे मुखातब कैसे हो रहा है। मैं तरबेला ले जाया गया था वहाँ पे देखने के लिए, तो मैंने उस दौरान उसको दी थी। मुझे बड़ी घिन आई उस आदमी से। ये ऐसे ही आके इनको ह्यूमिलिएट करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वो चुप करके या तो नौकरी पूरी करते रहते हैं या छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अदरवाइज पानी से बिजली बनाने के शोबे के जो दुनिया के टॉप क्लास के माहिरीन हैं, वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं और वापडा के अंदर हैं। और आखिरी बात, शमसुल मुल्क जो है वो अगर इस टेक्नोलॉजी की बात कर दी जाए तो उसे दुनिया देवता मानती है। मैंने गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि गलत मत, उसको देवता माना जाता है। वो बंदा एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके लेक्चर देने के मुंह मांगे पैसे लेता है, उसके पास इतना एक्सपर्टीज है, ठीक है। और हमने उस शख्स को, और ख़ास तौर पे पख्तूनों ने उस शख्स को तुन के रखा हुआ है क्योंकि वो कालाबाग डैम का हामी है, तो लिहाजा उसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगते हैं, उसके घर पे हमले होते हैं। लेकिन वो दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का देवता है। जिंदा है पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अगर जिंदा हैं तो उनको सेहत दे, और अगर वो चले गए हैं तो उन पे रहमत मौजूद हैं, चैम्बर भी आए हुए थे पिछले दिनों। हाँ, अगर वो हयात हैं तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद हयाती दे और उनके ऊपर रहमत करे, बरकतें नाज़िल करे। वो इतना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान का। आज के दिन में लेटेस्ट हाइड्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो जनाब तरबेला हमारे पाकिस्तान के अपने इंजीनियर्स ने बनाया था, ठीक है। वो कंपनी भाग गई थी, वो पार्टी भाग गई थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एनीवे, बात शुरू हो गई, मैं जज्बाती हो गया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।